राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड, 697 वीडियोस आप तक पहुंचाई हैं अनसंग हीरोज, अज्ञात वो क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, हर आयु वर्ग के बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां देश विदेश में जो अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को सशस्त्र चुनौती दे रहे थे, लेकिन उनका किसी का भी नाम इतिहास में नहीं, 2, 4, 5 साल को छोड़कर। और जो मैं नाम दे रहा हूँ ये 99.9 वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। अभी कुछ दिनों से मैं दे रहा था इसी कालखंड के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अंतिम वर्षों का घटनाक्रम, 18, 19, 20 फरवरी, 21, 22, 23 फरवरी, एक एक दिन की मैंने घटना बताई है। नौसैनिक विद्रोह, मुंबई का विद्रोह हो चुका था, कराची का चल रहा था, फिर आखिर में मुंबई की तरफ एक और विद्रोह नौसैनिकों का। अब इसके पीछे कौन था, क्या था, ये उनका आदर्श क्या थे, प्रेरणा क्या थे। लेकिन आज हम 23 फरवरी के इसी घटनाक्रम का एक लास्ट छोटा सा एपिसोड लेंगे। आपने देखा पिछले एपिसोड्स के अंदर 23 फरवरी 1946 का दिन विद्रोहियों की पराजय का दिन था। युद्ध तो लगभग उन्होंने जीत लिया था, लेकिन राजनीति में हार गए। राष्ट्रीय नेताओं के परामर्श से उनका मन हिल गया, मनोबल काफी हद तक टूट गया। समर्पण को लेकर समर्पण का परामर्श दे रहे थे ये राष्ट्रीय नेता, लेकिन वो सारे जो भी विद्रोही थे उनके अंदर इस मत पर दो दलों में विभाजन हो गया। समर्पण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कुछ कह रहे थे नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे लिए कुछ भी नहीं किया राष्ट्रीय नेताओं ने, तो हम इनकी क्यों माने। जनता हमारे लिए अभी भी खून बहा रही है, इसलिए जनता के लिए हमें लड़ना चाहिए। आखिर विद्रोहियों, ये जनता हमारे लिए लड़ रही है। पिछले एपिसोड के अंदर बड़ा विस्तार से आया है कैसे कैसे जनता छत के ऊपर से पत्थर ब्रिटिश सरकार के सैनिकों के ऊपर, कैसे वो सड़क के ऊपर और इधर से गोलियां चल रही हैं, सिविलियन भी बलिदान हो रहे थे, और वो जो तलवार जहाज था जिसमें ये विद्रोही सारे एकत्रित हुए थे, इन सब का मुकाबला चल रहा था, खून दोनों तरफ का बह रहा था। आखिर विद्रोही लोग जीत कर भी हार गए। उन्हें वो मन से समर्पण के लिए कहना चाहिए कि जो राष्ट्रीय नेताओं ने जो कुछ बोला उससे विवश होना पड़ा, और केंद्रीय हड़ताल समिति ने इतना ही कहा कि भारतीय जनता और विशेषकर मुंबई की जनता को ये बताना चाहते हैं, वो समिति बताना चाहती है कि हमने हड़ताल वापस करने का निर्णय ले लिया है। हाँ, हम कोई भी सैनिक, हमारे ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। अगर ऐसा हुआ, दोबारा से इस प्रकार का केस चलाने की बात आई, तो हम दोबारा से ये हड़ताल आरंभ कर देंगे, संघर्ष आरंभ कर देंगे। केंद्रीय नौसैनिक हड़ताल समिति फिर एक बार मुंबई की जनता और विशेष रूप से विद्यार्थियों और श्रमिकों को बधाई तथा धन्यवाद देना चाहती है कि हड़ताल के दिनों में आपने हमारा भरपूर साथ दिया है।
उनके इस सहयोग ने हमारे अंदर ये विश्वास पैदा किया, ये प्रेरणा मिली कि हमारा कदम जो है वो उचित है और न्यायपूर्ण है। इस संघर्ष में जिन सैकड़ों निर्दोष स्त्री पुरुषों ने ब्रिटिश फौज की गोलियों का शिकार होकर अपने जीवन का बलिदान दिया है, उनके प्रति शोक व्यक्त करते हैं, उससे दुखी हैं। हम लोग भी जनता के साथ हैं, उन सब लोगों के साथ जिनके घरों से लोग बलिदान हो गए। हमारी हड़ताल हमारे लिए हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्र के जीवन में एक ऐतिहासिक घटना बन गई है। ये पहला अवसर था जब एक उद्देश्य के लिए भारत की जनता और सैनिकों का खून सड़कों पर मिलकर बहा है। हम सैनिक लोग इस रूप, इस तथ्य को कभी नहीं भूलेंगे और हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास है कि आप लोग भी हमें कभी नहीं भूलेंगे। 23 फरवरी 1940 का ये एपिसोड समर्पण और जो मैंने बताया, ऐसा 18 से लेकर 23 तक 6 दिन, एक एक दिन का कहीं कुछ कहीं विद्रोह है, नौसैनिक विद्रोह था ये। अब हम चलते हैं, इन नौसैनिकों ने जहां से प्रेरणा ली थी और जो इनके आदर्श थे, जो इनकी एनर्जी का कारण थे, आज हम उस तरफ चलेंगे। वो थी आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज के छोटे से थोड़े से टाइम में मैं बताना चाहूंगा, हाँ, अकबर शाह और भगत राम, इन दो व्यक्तित्व को आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या कर रहे थे। थोड़ा पीछे चलते हैं कि 46 के एपिसोड हुए हैं 6-7, अब हम चलते हैं 41 में। विचाराधीन प्रश्न ये था कि अंग्रेजों के जासूसों और पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर जब सुभाष चंद्र बोस अपने कलकत्ता स्थित घर से निकलकर पेशावर में पहुंच जाएंगे तो उन्हें पेशावर से काबुल तक कौन पहुंचाएगा। पेशावर से अफगानिस्तान के पहुंचने के लिए सरहद को पार करना आवश्यक था। सीमा प्रांत होने के कारण अंग्रेज साम्राज्य की चौकियां भी थीं और जासूस भी इधर उधर घूमते रहते थे। हाँ, सरहद के ऊपर कबीले जो थे उनकी भी इतनी संख्या थी कि वो आपस में भी लड़ते रहते थे और उनमें गोलियों का आदान प्रदान आम बात थी, होता रहता था। इसलिए ऐसे अवसर में एक ऐसे सहायक की आवश्यकता थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। वो सहायक कैसा हो, जो सीमा प्रांत के रास्तों से परिचित हो। दूसरा, सीमा प्रांत के जो लोग हैं उनसे भली भांति परिचित हो। पश्तो भाषा का भी ज्ञान हो उसको, नेताजी को नहीं था। सीमा प्रांत के कबीलों के जो सरदार हैं उनसे भी वो मिला हुआ हो। और नंबर 5, सब तरह के भरोसेमंद और सूझबूझ वाला व्यक्ति हो। ये सब बातें केवल एक व्यक्ति में दिखाई थी और वो था कामरेड भगत राम। कामरेड भगत राम उस समय सीमा प्रांत के अपने गांव खेलेंडर में ही रह रहा था। पहले वह भी किसी समय कीर्ति किसान कमेटी का, संस्था का सदस्य रहा हुआ था, लेकिन अब वो इस समय फॉरवर्ड ब्लॉक का सदस्य था, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य था।
जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कॉमरेड भगत राम के परिवार में देशभक्ति और बलिदान की परंपराएं थी। उनके बड़े भाई हरकिशन ने पंजाब के गवर्नर को गोली मारकर फांसी का फंदा चूम लिया था। उस समय उसमें भी, भगत राम में भी ये सारी योग्यता, क्षमता, वो तड़प, वो उमंग सब कुछ था। नेताजी ने उसके नाम की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की, क्योंकि वो भी जानते थे भगत राम को। मौलवी के रूप में सुभाष चंद्र बोस को अपने घर से वो निकले और गमो स्टेशन पर, गमो से उन्होंने पेशावर जाने की ट्रेन पकड़ी। 20 जनवरी 1941 को ये ट्रेन पेशावर के स्टेशन पर रुकी। उस समय उसमें ये सब भी जब ये रुकी तो फॉरवर्ड ब्लॉक के ही एक और नेता अकबर शाह ने देखा, लेकिन अनदेखा कर दिया। हालांकि वो पहले परिचित थे, पर अंडरग्राउंड जीवन के अंदर मुझे अनुभव है उसका, ये सब कुछ करना पड़ता है। सुभाष को जैसे पहचाना ही नहीं, पहचान लिया था, लेकिन उनसे वो मिलना नहीं था। जब ट्रेन चली तो अकबर शाह जो थे वो एक अन्य डिब्बे में सवार हो गए। अगला स्टेशन पेशावर का शावनी क्षेत्र का स्टेशन था, जहां पर गाड़ी रुकनी थी और वहां पर ये उतरने थे। और वो अकबर शाह बिना इनके साथ आंख मिलाए पहले फाटक क्रॉस करके तांगा कर लिया, इशारा किया तांगे पर बैठने के लिए। दोनों बैठ के ताजमहल होटल पर जा करके आपस में बात की और वहां पर उनकी मुलाकात भगत राम से भी करवा दी। अकबर शाह ने, भगत राम का ही सारा था, वो भी आ गए। तो इस प्रकार से आगामी स्थान तक पहुंचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कई तरह की बातों की जरूरत थी। इन सब के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत राम ने वहां पर पेशावर पहुंच करके अफगानिस्तान तक तो भगत राम साथ में हो लिए, वो तो उन्होंने वहां तक जैसे कैसे, लेकिन काबुल में पहुंचकर बहुत दिन लग गए, 40 दिन लग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बर्लिन पहुंचाने में 40 दिन वहीं लग गए। इस बीच में एक और डेवलपमेंट हो गई कि एक जासूस भी इनका पीछा करने लगा। उनको ले दे करके जैसे कैसे करके जो कुछ भी है मैनेज किया। आखिर में ये लंबी कहानी है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आखिर बर्लिन पहुंच गए। इसने, जो अकबर शाह था, इसने कहा हुआ था, क्योंकि पश्तो तो अकबर शाह को आती थी, तो उसने सारा फेस करना था। ये गुंगा बना करके सुभाष जी को लेके गए और इस प्रकार से वहां पहुंचने तक ये साथ रहे। बर्लिन जाने की तैयारी और एक जासूस का, जैसे मैंने कहा, इस प्रकार से वहां पर पहुंच करके जो कुछ आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया वो एक अलग प्रकार का इतिहास है। लेकिन अकबर शाह और भगत राम का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, इन दो क्रांतिकारियों का जो सहयोग था वो कमाल का था। वरना अकेले कलकत्ता के घर से निकलने से लेकर और जर्मन की राजधानी बर्लिन पहुंचने तक, इस यात्रा के बाद तो सुभाष जी आगे क्या क्या करते हैं, कौन कौन लोग मिलते हैं, वो विश्व के अंदर भारत का ये क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत का ये सपूत क्या क्या कमाल के काम करता है, वो इतिहास हम फिर अगले एपिसोड में ध्यान करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।